आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं पुष्यभूति वंश से संबंधित वीडियो लाई हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। पुष्यभूति या वर्धन वंश का वर्णन। इस वंश का उदय थानेश्वर में हुआ था और बाद में कन्नौज में इन्होंने शासन किए थे। पुष्यभूति वंश की जानकारी बाणभट्ट के हर्षचरित, वैनसांग के विवरण तथा कुछ अभिलेख और सिक्कों से प्राप्त होती है। बाणभट्ट की रचना से पता चलता है कि इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। इस कारण इस वंश का नाम पुष्यभूति वंश पड़ा था। यह शिव भक्त थे। पुष्यभूति ने गुप्त राजाओं की दुर्बलता का लाभ उठा के पूर्वी पंजाब में अपनी सत्ता स्थापित कर लिए थे और थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाए थे। बेलखेरा और मधुबन से प्राप्त अभिलेख तथा सोनीपत्र और नालंदा से प्राप्त मुद्राओं पर प्रारंभिक इसके 4 शासक की जानकारी मिलती है। नाम की जानकारी मिलती है: नरवर्धन, राजवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन। हंस टी टक्कर के अनुसार इस वंश के शासक इस वंश के शासक आदित्य वर्मन संभवतः कन्नौज की मौखरी राजा सर्ववर्मन के सामंत थे। उनके उत्तराधिकारी प्रभाकर वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन अपनी शुरुआती दिनों में भी मौखरी राजा अवंती वर्मन के सामंत रहे होंगे। प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री का विवाह अवंती वर्मन के पुत्र ग्रह वर्मन से हुआ था। इस कारण प्रभाकर वर्मन की राजनीतिक स्थिति काफ़ी वृद्धि हुई थी। प्रभाकर वर्धन आदित्य वर्धन के पुत्र प्रभाकर वर्धन 583 से 605 तक वर्धन वंश के शासक रहे। वह प्रथम शासक थे जिन्होंने परम भट्टारक महाराजधिराज की उपाधि ग्रहण किए थे। इन्होंने हून गुजरात के शासक, गंधार के शासक और मालवा के शासक को पराजित किए थे। प्रभाकर वर्धन सूर्य के उपासक थे। इनकी मुख्य पटरानी यशोमती थी, जिनके 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन थे और एक पुत्री राजश्री थी। राजवर्धन प्रभाकर वर्धन के मृत्यु के पश्चात राजवर्धन शासक बने। गृह वर्मन की हत्या उत्तर गुप्त के शासक देवगुप्त ने कर दिए थे और राजश्री को कैद कर लिए थे, जिसका बदला लेने के लिए राजवर्धन ने देवगुप्त पे आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी है। किंतु देवगुप्त के मित्र बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने छल से राजवर्धन की हत्या कर दी है। परिणाम स्वरूप राजवर्धन के उत्तराधिकारी उसके छोटे भाई हर्षवर्धन 16 वर्ष की अल्प आयु में थानेश्वर के शासक बने। हर्षवर्धन वर्धन वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। इनका जन्म 591 ईस्वी में हुआ था। राजवर्धन के बाद 606 ईस्वी में थानेश्वर के यह शासक बने। शासक बनते ही अपनी बहन की रक्षा करने के लिए कन्नौज की और बढ़े। मार्ग में उसे कामरूप के राजा भास्कर वर्मन के दूत हंसवेग से मुलाकात हुई, जिसने हर्षवर्धन के सामने अपने राज की ओर से मित्रता का प्रस्ताव रखे, जिसे हर्ष ने स्वीकार किए। आगे बढ़ने पर हर्ष के दूत भांडी ने सूचना दी कि राजश्री कैद से मुक्त होकर विंध्याचल की ओर चल गई है। हर्षवर्धन ने बौद्धाचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से राजश्री को खोज निकाले और सती होने से बचाए। हर्ष ने अपनी बहन को कन्नौज वापस लाए। हर्ष ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाए और सिंहासन पर अपनी बहन राजश्री के साथ बैठे। हर्षचरित के अनुसार हर्षवर्धन ने प्रण किए कि धरती को गौरविहीन कर दूंगा। हर्ष ने शशांक को दंड देने का कार्य अपने मंत्री भांडी को सौंपे थे। हर्षवर्धन के शासनकाल की आरंभिक इतिहास की जानकारी बाणभट्ट के हर्षचरित से ज्ञात होता है। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्ष के समय से ही कन्नौज राजनीतिक शक्ति का केंद्र के रूप में उभरा, जो कि आगे के शासकों द्वारा कन्नौज के अधिकार करने के लिए संघर्ष का मार्ग बना था। संभवतः हर्ष का बंगाल पर अधिकार बंगाल के शासक शशांक के मृत्यु के बाद हुआ था। इस विषय में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। 637 ईस्वी में चीनी यात्री वैनसांग पूर्वी भारत की यात्रा किए थे। वह शशांक के मृत्यु को हाल की घटना
बताए हैं, जिसमें जानकारी मिलती है कि 637 ईस्वी के कुछ वर्ष पूर्व ही हर्ष को गौर वंश से सफलता मिली थी। हर्ष के साम्राज्य विस्तार के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। चालुक्य एवं राष्ट्रकूट अभिलेख में उनको सकलो उत्तरापथ नाथ की उपाधि का वर्णन किया गया है। बान ने इसके लिए चतु समुद्राधिपति शब्दों का प्रयोग किए हैं। पन्निकर ने के अनुसार उनका साम्राज्य संपूर्ण उत्तर भारत में फैला हुआ था। पूर्व में कामरूप से लेकर पश्चिम में कश्मीर, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक साम्राज्य विस्तृत था। परंतु वैनसांग के विवरण से ज्ञात होता है कि उत्तर भारत में उनके प्रदेश हर्ष के अधिपत्य में अनेक प्रदेश हर्ष के अधिपत्य में नहीं थे। वैनसांग के अनुसार हर्ष ने उत्तर भारत के 5 प्रदेश पंजाब, कन्नौज, गौर, मिथिला, उड़ीसा इन राज्य पे अपना अधिकार किए थे। पश्चिम भारत में हर्ष ने वल्लभी शासक ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित करके अपनी पुत्री का विवाह हर्ष ने ध्रुवसेन द्वितीय से कर दिए थे। बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख से ज्ञात होता है कि अहिच्छत और श्रावस्ती उनके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे। थानेश्वर इनका पैतृक राज्य था, इसलिए इनके आसपास के राज्य इनके साम्राज्य में सम्मिलित थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि नेपाल हर्ष के अधीनस्थ राज्य था, परंतु अधिकांश विद्वानों का विचार है कि नेपाल एक स्वतंत्र राज्य था। हर्ष के साथ नेपाल का मैत्री संबंध था। चीनी स्रोतों के अनुसार हर्ष के मृत्यु के पश्चात नेपाल ने चीनी राजदूत को हर्ष के मंत्री अर्जुन के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने के लिए सहायता प्रदान किए थे। राजतरंगिणी के अनुसार कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन हर्ष के समकालीन थे। मुखर्जी के अनुसार वह हर्ष के अधीन शासक थे। वैनसांग के अनुसार शिलादित्य ने गौतम बुद्ध के दंता अवशेष बलपूर्वक कश्मीर से लिए थे, किंतु विद्वानों का मानना है कि कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था। वैनसांग के अनुसार उनके सेना में 6000 हाथी, 1 लाख घोड़े थे। चीनी स्रोत से पता चलता है कि हर्ष के साथ घनिष्ठ कूटनीतिक संबंध थे। 641 में चीन सम्राट के दरबार में हर्ष के द्वारा एक ब्राह्मण दूत भेजा गया था। 643 ईस्वी में चीनी सम्राट ने अपना प्रथम राजदूत हर्ष के दरबार में भेजे थे। 643 ईस्वी में फिर हर्ष ने दूसरा दूतमंडल के दरबार में भेजे थे। 643 ईस्वी में चीन ने फिर दूसरा दूतमंडल हर्ष के दरबार में ली या प्याओ और बांग वैन तसे को भेजे थे। चीन के द्वारा तृतीय दूतमंडल हर्ष के मृत्यु के पश्चात भारत भेजे गए थे। हर्ष के धार्मिक नीति हर्ष एक धर्मपरायण शासक था। इसके पूर्वज वैदिक धर्म के अनुयायी थे। हर्ष शुरू में सूर्य और शिव भगवान के उपासक थे। इन्हें भारत के अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। हर्षचरित के अनुसार हर्ष के पिता प्रभाकर वर्धन सूर्य के उपासक थे और लाल कमल प्रतिदिन सूर्य को अर्पित करते थे। हर्ष के बड़े भाई राजवर्धन बौद्ध धर्म अनुयायी थे। बांसखेड़ा अभिलेख तथा नालंदा और सोनीपत के सिक्के से पता चलता है कि हर्ष परम महेश्वर शिव भक्त कहा गया है। हर्षचरित के अनुसार शशांक पर आक्रमण करने से पूर्व हर्ष ने शिव की उपासना की थी और ब्राह्मणों को दान दिए थे। वैनसांग के विवरण के अनुसार हर्ष अंत तक शिव उपासक बने रहे थे। अपने जीवन के उत्तरार्ध में वह बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय की ओर आकृष्ट हुए थे। महायान संप्रदाय के प्रति इनके अति उत्साह और चीन यात्री वैनसांग के प्रति असीम प्रेम और श्रद्धा के कारण उसे ब्राह्मण धर्मावलंबियों के प्रति अनुदार होने का आरोप लगाया गया है। बौद्ध धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मावलंबियों को भी वह अनुदान देते थे। हर्ष के दरबार में बाण, मयूर, बौद्ध विद्वान दिवाकर मित्र और जयसेन रहते थे। कन्नौज की परिषद 643 ईस्वी में हर्ष
ने कन्नौज में एक धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें 18 देश के राजाओं, 3,000 बौद्ध भिक्षु, 3,000 ब्राह्मण, निग्रंथ और नालंदा विश्वविद्यालय के 1,000 पुरोहित सम्मिलित हुए थे। सम्मेलन का आयोजन चीनी यात्री वैनसांग के समानार्थी तथा महायान संप्रदाय की श्रेष्ठता प्रतिस्थापित करने के लिए किए गए थे। मुखर्जी के अनुसार यह विभिन्न धर्म का महासम्मेलन था। इस सभा की अध्यक्षता वैनसांग ने की थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि यदि उन्हें कोई भी पराजित कर देगा तो प्रतिद्वंदी के कहने पे वे अपना शीश उन्हें अर्पित कर देंगे, जिसके कारण हर्ष ने उनकी प्राण की रक्षा करने के लिए यह घोषणा की है कि कोई भी धर्माचार्य को क्षति पहुंचाएगा तो उनकी जिह्वा काट ली जाएगी, जिसके फलस्वरूप कोई भी विद्वान धर्माचार्य से वाद विवाद करने के लिए उपस्थित नहीं हुए थे और संतुष्ट धर्मावलंबियों ने षड्यंत्र करके हर्षवर्धन की हत्या करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप हर्षवर्धन ने षड्यंत्रकारियों को प्राणदंड दिए और 5,000 ब्राह्मणों को निर्वासित कर दिए। 18 दिन के पश्चात धार्मिक परिषद समापन हुआ, जिसमें वैनसांग की विजय के उपलक्ष्य में एक जुलूस निकाला गया था। प्रयाग का पंचवर्षीय सम्मेलन। हर्ष के शासनकाल में तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना के संगम पे प्रत्येक 5 वर्ष में एक विशाल मेला आयोजन होता था। चीनी यात्री वैनसांग छठे मेले में उपस्थित हुए थे और उन्होंने आंखों देखा हाल का वर्णन किए हैं। इस सभा में हर्ष के अतिरिक्त अनेक मित्र, अधीनस्थ शासक सम्मिलित होते थे। प्रथम दिन विशाल जुलूस निकाला गया और भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई और विशाल धनराशि भी दान किए गए। दूसरे दिन भगवान भास्कर, तीसरे दिन शिव प्रतिमा स्थापित की गई, चौथे दिन 10,000 बौद्ध भिक्षु को वस्त्र दान किए गए। इसके पश्चात 20 दिन तक ब्राह्मणों को, 10 दिन तक अन्य धर्मावलंबियों को दान दिए गए, 30 दिन तक अनाथ और निर्धनों को दान किए गए। दान का यह क्रम तब तक चलता रहा जब तक राजकोष रिक्त नहीं हो गया। हर्ष ने अपना वस्त्र तक दान दे दिए। प्रयाग में यह सभा 75 दिन तक चलती रही। 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु के पश्चात उसके मंत्री अर्जुन ने अपना अधिकार साम्राज्य पे कर लिए थे, किंतु उनकी हत्या हर्ष के समर्थकों ने कर दी है। हर्ष के बाद इनके वंश के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।